मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रेजिंग फ्रॉम कैपिटल मॉडर्न स्कूल। आज हम सब्जेक्ट सोशल साइंस के अंदर फर्स्ट चैप्टर अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया का पार्ट 1 स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन अबाउट आवर एंशिएंट इंडिया, आफ्टर दैट क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को द गामा, एंड ऑफ पोर्टुगीज रूल, the Dutch, British interest in India, and then the French, and in the last British trade in Bengal। इससे पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने भारत के बारे में कुछ जानते हैं कि यूरोपियन को इंडिया आने से पहले हमारे भारत की कंडीशन क्या थी, किस तरह से था, कैसे सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे उससे ट्रेडिंग करने के लिए। We have learned in the previous standard that many years ago our country was one of the leading countries in the वर्ल्ड। जैसा कि हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में स्टडी किया है कि हमारा कंट्री जो है कई सालों पहले से ही जो है पूरे वर्ल्ड में लीडिंग कंट्री के रूप में जाना जाता है, अग्रणी कंट्री के रूप में जाना जाता है। आवर कंट्री वाज डिस्टिंक्ट इन द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व का सिरमौर कहा जाता है हमारे देश को। The people of various countries were being influenced by our culture and prosperity। बहुत सारे कंट्रीज जो वर्ल्ड के थे, वहाँ के लोग जो थे वे हमारे देश का जो कल्चर है और हमारे देश की जो संपन्नता है उससे बहुत ही अट्रैक्टिव थे। Many peoples worldwide were eager to enter into trade with our country and earn wealth out of it। बहुत सारे कंट्रीज वर्ल्ड के ऐसे हैं जिनकी बहुत तीव्र इच्छा होती थी कि वो किसी तरह से भारत के साथ अपना व्यापार शुरू कर दे और वहाँ से वे वेल्थ को अपने कंट्री में ला सके। Earlier the merchants from the various countries came to India from northwest by land routes since Constantinople was conquered by Muslims for the purpose of trade। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं बहुत सारे मर्चेंट्स ऐसे थे, बहुत सारे व्यापारी जो कि दूसरे कंट्री से भारत की तरफ नॉर्थ वेस्ट से लैंड रूट होते हुए भारत में एंट्री किए थे। और वो लेकिन उनको कुछ दिनों बाद तुर्क मुस्लिम जो थे उनके थ्रू जो है उनको पराजित कर दिया गया और उनका भी उद्देश्य, उनका भी पर्पस जो था वो ट्रेडिंग ही था। For years the Arab traders undertook trade through land route। तो पहले तो मतलब अरब ट्रेडर्स जो थे उन लोगों ने पूरी तरह से लैंड रूट को अपने अंडर में कर लिया। बट एज सिचुएशन चेंज ट्रेड थ्रू लैंड रूट स्टॉप। लेकिन सिचुएशन धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती रही। अभी इससे पहले अरब जो थे पूरा एकदम खुलेआम उनका भारत के साथ पूरा व्यापार होता था, हर चीज़ का आना जाना होता था। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती गई और परिस्थितियों के बदलने के साथ उनका लैंड रूट जो था उसको पूरी तरह से स्टॉप कर दिया गया, पूरा बैन कर दिया गया। Consequently, the demand for Indian commodities like silk, cotton cloths, muslin, black papers, spices, etc. increased in the European countries। लेकिन इतने दिनों से व्यापार होने की वजह से यूरोपियन कंट्री में भारत के जो क्लॉथ्स थे, डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स जो थे, सिल्क, मुस्लिन ये सब थे, ब्लैक पेपर्स थे और यहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस जो थे, मसाले जो थे, उनकी आदत यूरोपियन कंट्रीज को पूरी तरह से लग चुकी थी। तो अब जब उनका ट्रेड जो है यहाँ से बंद कर दिया गया, उनका रास्ता आने जाने का लैंड रूट पूरी तरह से स्टॉप कर दिया गया और उनको रोज की लाइफ में वो सारी चीज़ें यूज़ करने की आदत पड़ गई। तो ये इट्स नॉट बी पॉसिबल दैट दे लिव देयर लाइफ इन रेगुलर लाइफ विदाउट देयर इंटरेस्टेड चीज। देन to take advantage of this situation, many countries of European started searching for the sea route to India। इस तरह से इस चीज़ का फायदा उठाने के लिए, वहाँ से व्यापार का फायदा उठाने के लिए बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो सी रूट की तलाश करना चालू कर दिए। भारत से व्यापार करने के लिए सी रूट की तलाश करना चालू कर दिए। मैप में आपके टेक्स्ट बुक में मैप में सी रूट दिखाया गया है कि कैसे कहाँ से होते हुए कैसे कैसे वो इंडिया आ सकते थे। यहाँ पर देखो लिस्बन, पुर्तगाल, जिनेवा, वेनिस, तुर्की, कंस्टेंटिनोपल, बगदाद, ईरान, इराक, अरबिया, उस होते हुए फिर इंडिया और वहाँ से वो कालीकट में पहुँचते थे। ये इस तरह से हमारा स्टार्टिंग का सी रूट दिखाते हैं। Subsequently, some adventurous sailors of Europe and other countries started the search of sea route to come to
करने लगे। जितने सारे सेलर्स आ रहे थे भारत की खोज में, सी रूट की खोज में जो आ रहे थे, उसमें से पहला सेलर्स था क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस एंड इटालियन एक्सप्लोरर was one of the brave sailors who ventured out to find the sea route to India। तो कोलंबस जो था एक इटालियन सेलर्स था, वो बहुत ही बहादुर सेलर्स था और वो पूरा मतलब उसके अंदर बहुत ही जिज्ञासा थी, वो किसी भी तरह से भारत के लिए सी रूट को ढूंढ निकाले। He thought that one can go to the east via west also। उसका विचार था कोई भी व्यक्ति वेस्ट होते हुए ईस्ट की तरफ जा सकता था। Why did he believe so? उसको इस तरह का भरोसा क्यों था, ऐसा विश्वास उसके अंदर क्यों था? Think about it। हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। Columbus started his journey to India and accidentally reached America। कोलंबस ने तो अपनी जो जर्नी स्टार्ट की थी, किसके लिए स्टार्ट की थी? इंडिया पहुंचने के लिए, लेकिन बाई चांस वो एक्सीडेंटली कहाँ पे जाके पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। As long as he lived, जब तक वो जीवित रहा, he was under the misconception that he had discovered the sea route to India। जब तक वो जीवित रहा तब तक उसकी यही उम्मीद रही, यही लालसा बनी रही कि कुछ भी करके कैसे भी वो भारत के लिए सी रूट ढूंढ निकाले। Hence even today the natives of America are called Red Indians। इसलिए आज भी जितने भी अमेरिका के नेटिव्स हैं, नेटिव्स मीन्स जहाँ पे जो जिसका जन्म होता है, जो बर्थ प्लेस होता है, दैट्स कॉल्ड द नेटिव। नेटिव मीन्स बर्थ प्लेस, जन्म स्थान होता है, उसको नेटिव बोला जाता है। तो आज भी अमेरिका के जो नेटिव्स हैं उनको रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है। एंड द आइलैंड ग्रुप इन द साइबेरियन इज नोन एज द वेस्ट इंडीज। और जो आइलैंड ग्रुप है, साइबेरियन का जो आइलैंड ग्रुप है, उसको वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सेकंड सेलर्स आता है वास्को ड गामा। वास्को ड गामा एक नेटिव ऑफ पुर्तगाल। वास्को ड गामा जो था कहाँ का नेटिव था, वो कहाँ का उसका जन्म हुआ था? वो पुर्तगाल में उसका जन्म हुआ था। डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। अब वो नेक्स्ट जो था वो भारत के लिए सी रूट डिस्कवर करने, ढूंढने के लिए निकल पड़ा। He encircled the Cape of Good Hope। और वो गोल गोल घूमता है, इस तरह से उसको उम्मीद बनी रही। इन साउथ अफ्रीका एंड रीच द पोर्ट ऑफ कालीकट ऑन 22 मई 1498 आफ्टर क्रॉसिंग द इंडियन ओशन। और लास्ट में उसकी उम्मीद जो थी वो कामयाब हुई, उसका जो मेहनत था वो कामयाब हुआ और साउथ अफ्रीका से होते हुए वो कहाँ पे पहुँचता है? कालीकट के पोर्ट पे 22 मई 1498 को भारतीय समुद्रों को, इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए पहुँचता है। द देन रूलिंग किंग वाज ऑफ कालीकट जामोरिन gave परमिशन टू द पोर्तुगीज टू ट्रेड। और जिस समय वास्को ड गामा कालीकट में पहुँचता है, उस समय कालीकट में जो राजा था वहाँ का, उसका नाम जयमोरिन था। कालीकट का राजा जब यहाँ पे वास्को ड गामा पहुँचता, उसका नाम जयमोरिन था। उसने पूरी तरह से उसका वेलकम किया और उसको जो है परमिशन दे दिया, भारत में व्यापार करने का परमिशन उसको दे दिया। द पोर्तुगीज एस्टैब्लिश्ड अ फोर्ट इन कालीकट फॉर ट्रेड इन 1500 सेंचुरी। व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों ने क्या किया? कालीकट में अपना एक सेंटर जो था, ट्रेडिंग सेंटर एस्टैब्लिश किया। कब किया? फोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया और वो 1500 सेंचुरी में किया गया। They fortified it and appointed a commander-in-chief, namely Albuquerque, to safeguard the fort. Moving northwards, Albuquerque conquered Goa in 1506 century। तो इस तरह से अपने फोर्ट फील्ड जो उनका था, जो उनके किलेबंदी उन्होंने जो किया था अपने सेंटर का, उसको सेफ करने के लिए उन्होंने एक कमांडर इन चीफ की वहाँ पे स्टैब्लिश किया। उसका नाम था अल्बुकर्क, जो कि पूरी तरह से फोर्ट को सेफ रखता था, फोर्ट के लिए वो सेफ गार्ड का काम करता था। फिर वो आगे बढ़ते नॉर्थ की तरफ, उत्तरी तरफ वो आगे बढ़ते हुए क्या करता है? वो गोवा को 1506 सेंचुरी में वो काउंटर करता है, गोवा जीतता है। विद इन ए स्पैन ऑफ 100 ईयर्स। तो पूरा जो कार्यकाल था पुर्तगालियों का, जो इंडिया में उनके ट्रेडिंग का जो कार्यकाल था, समयावधि जो थी, वो पूरे 100 ईयर्स तक उन लोगों ने यहाँ पे ट्रेडिंग किया। द पोर्तुगीज टू कंट्रोल ऑफ मैंगलोर, कोचीन, गोवा, ड्यू, मुंबई एंड आइलैंड ऑफ लंका। उतने टाइम
के बीच में पुर्तगालियों ने भारत के कुछ हिस्से में कुछ टेरिटरीज थे जहाँ पर उन्होंने अपना आधिपत्य कर लिया था, और वो टेरिटरीज थे मंगलोर, कोची, गोवा, ड्यू, मुंबई और लंका के भी कुछ आइलैंड ग्रुप थे जहाँ पे उनका शासन था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एंड ऑफ पोर्टुगीज रूल। 100 इयर्स कंप्लीट करने के बाद, 100 इयर्स की टाइम कंप्लीट करने के बाद कि क्या होता है, किस तरह से इंडिया में पुर्तगालियों के शासन का अंत होता है। In the beginning of the 17th century, the Portuguese expanded their trade to Bengal. तो 17th years की जो शुरुआत थी, 17th century की जो शुरुआत थी, 17वीं सदी की जो शुरुआत थी, तो उसमें क्या था, पुर्तगालियों ने पूरी तरह से बंगाल में अपने व्यापार को बढ़ा लिया था। At this time, the Mughal Emperor शाहजहां ruled India from Delhi, और उसी समय शाहजहां जो था दिल्ली में एक मुगल एम्परर था, हिज नेम वाज शाहजहां, वो दिल्ली में उसका शासन चल रहा था। द सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेन टू शाहजहां अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पोर्टुगीज। तो जो वहाँ का बंगाल का जो सूबेदार था, मुखिया, दिल्ली में शासन किसका था, यहाँ पे शाहजहां का था, यहाँ पे शाहजहां का शासन था, और बंगाल में ट्रेड जो चलता था वो किसका चलता था, पुर्तगीज का चलता था। यहाँ पर यहाँ से यहाँ के सूबेदार जो थे, बंगाल का सूबेदार जो था, उसने क्या किया, यहाँ शाहजहां से कंप्लेन कर दिया। बंगाल का सूबेदार जो था उसने शाहजहां से कंप्लेन किया कि पुर्तगालियों का बिहेवियर जो है वो हमारे साथ अच्छा नहीं है। Thus, the fort of Hooghly was demolished and the ships were burned as per the order of emperor. फिर शाहजहां के ऑर्डर पर उनका जो फोर्ट था, वहाँ पे हुगली का जो उनका फोर्ट था, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, और वहाँ पे जितने भी शिप थे, पुर्तगीज के जितने भी शिप थे, जहाज जो भी थे, समुद्री जहाज, उन सब को पूरी तरह से जला दिया गया। एम्परर के आदेश पर वे सारे शिप्स को वहाँ पे जला दिया गया। In this way, the Portuguese rule came to end with the exception of the territories of Diu, Daman and Goa। और इसी तरह से पुर्तगालियों का जो है वो भारत से खत्म होता है, लेकिन उसके बाद भी उनका शासन पूरे इंडिया में खत्म होने के बाद भी दीव, दमन और गोवा में उनका शासन मौजूद रहा, बरकरार रहा। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे, द डचेस। जब पुर्तगालियों का शासन जो है पूरी तरह से भारत में एंड होता है, तो फिर डच का भी आगमन उसी समय इंडिया में होता है। आफ्टर 100 years of the arrival of Portuguese at the end of the 16th century, the Dutch of Holland, now the Netherlands, came to India for trade। तो पुर्तगीज के आने के 100 years के बाद जो है 16th सेंचुरी के एंड पर डच जो कि हॉलैंड से आए थे, हॉलैंड जो आज के टाइम में हम नीदरलैंड्स के नाम से जानते हैं, वहाँ से भारत को व्यापार करने के लिए आए। इनिशियली दे एस्टैब्लिश्ड फोर्ट एट पुलिकट एंड मद्रास। वास्तव में उन लोगों ने जो अपना फोर्ट जो एस्टैब्लिश किया था, जो किला अपना बनाया था, वो कहाँ पे बनाया, डच का फोर्ट कहाँ पे बना, वो पुलिकट और मद्रास, जो कि आज के टाइम में चेन्नई के नाम से जानते हैं। They also established a trading center at Agra in the year 1663। और डच ने क्या था, उन्होंने एक और अपना ट्रेडिंग सेंटर एस्टैब्लिश किया था, और वो कहाँ पे किया था, आगरा में किया था। और कब किया, 1663 में। Meanwhile, the British also arrived in India। इसका मतलब था कि उसी टाइम पे, जिस टाइम पे डचेस यहाँ पे आए थे, तो ब्रिटिश भी इंडिया में पहुँच चुके थे, वो भी प्रवेश कर चुके थे। The Dutch could not withstand the competition against to British, because British also came to India at that time when the Dutch rules in the India। So in the competition, दोनों के बीच में जब कंपटीशन चल रहा था ब्रिटिश और डचेस के बीच में, तो ब्रिटिश के खिलाफ डच वहाँ पर टिक नहीं पाए। इस तरह से हमने देखा सबसे पहले पुर्तगालियों का वहाँ से एंड हुआ इंडिया में। आफ्टर दैट डच का भी जो था वहाँ से एंडिंग हो गया, उनका भी वहाँ से खत्म हुआ। अब कौन आता है, ब्रिटिश आते हैं। ब्रिटिश का इंटरेस्ट किस तरह से इंडिया के ट्रेड में
स्टार्ट होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। ड्यूरिंग द reign of Queen Elizabeth of England in the year 1600 century, the British established the East India Company. जिस टाइम पे 1600 सेंचुरी में इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ का शासन चलता था, उसी टाइम पे जो है इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। दिस कंपनी बिलोंग टू मर्चेंट, और ये कंपनी का जो था किससे जुड़ी हुई थी, ये व्यापारियों से जुड़े हुए वर्क करती थी, व्यापारियों से कंपनी जुड़ी हुई थी, who wanted to increase their wealth by undertaking trade with India। अब ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये भी जो था इसका मेन जो था पर्पस था, वो चाहती थी कि भारत से व्यापार करके ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत इकट्ठा कर सके। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप अराइव्ड इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ सूरत इन द ईयर 1608 सेंचुरी। कैप्टन डब्ल्यू हॉकिंस, the captain of the ship, was the first British to set foot in India। इस तरह से जब उन्होंने अपनी इच्छा क्वीन एलिजाबेथ के सामने दिखाया कि हम इंडिया के साथ व्यापार करना चाहते हैं, अगर इंडिया के साथ हमारा ट्रेडिंग होता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ कलेक्शन कर सकते हैं। तो बाय द ऑर्डर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, मतलब डब्ल्यू हॉकिंस जो था एज अ कैप्टन ऑफ द शिप, शिप का कैप्टन के रूप में वो पहले भारत को में सबसे पहले उसका ही स्टेप सूरत में 1608 सेंचुरी में पड़ता है। He met जहांगीर but did not get his permission to trade। फिर वो जहांगीर से मिलता है, लेकिन फिर भी जहांगीर उसको ट्रेड का, उसको व्यापार का परमिशन नहीं देता है। Thereafter Sir Thomas Raw arrived in India, who acquired a permission to establish a trading center in सूरत। उसके बाद सर थॉमस का एंट्री इंडिया में होता है, वो पहुंचता है और वो धीरे धीरे शाहजहां को जो है कन्विंस कर लेता है और वो परमिशन ले लेता है सूरत में अपना ट्रेडिंग सेंटर एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए। लेटर दिल्ली वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ शाहजहां। बाद में दिल्ली जो थी वो पूरा शाहजहां के हाथ में थी। शाहजहां गेव परमिशन टू द ब्रिटिश टू कैरी आउट ट्रेड इन बंगाल। और फिर बाद में जो था थॉमस रॉ के कन्वेंशन पे जो था शाहजहां ने उनको ट्रेड करने के लिए, भारत से ट्रेड करने के लिए उनको परमिशन दे देते हैं। नेक्स्ट, फिर जिस टाइम में ब्रिटिश यहाँ पर कर रहे थे, ब्रिटिश का व्यापार यहाँ पे चल रहा था, ठीक उसी टाइम में फ्रेंच का भी एंट्री भारत में होता है। ब्रिटिश को सक्सेसफुल तरीके से ट्रेडिंग करते हुए, ब्रिटिश को बेनिफिट पाते हुए देख करके फ्रेंच को भी एक ग्रीड आया, उनको भी एक लालच आया कि जिस तरह से ब्रिटिशर्स वहाँ से अपना ट्रेडिंग करके अपना बेनिफिट ले रहे हैं, तो हमको भी इंडिया से ट्रेडिंग करना चाहिए, हम भी वहाँ व्यापार करके हम भी गेन हासिल कर सकते हैं। तो ठीक उसी टाइम पे फ्रेंच का भी एंट्री भारत में होता है। द फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1664 सेंचुरी। फ्रेंच ने भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और वो कब किया, 1664 में। दे एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्रीज इन सूरत, मछलीपट्टनम एंड पुदुचेरी, जो कि आज के टाइम में पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपनी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश किए, स्थापित किए, कहाँ नाम पर किए, सूरत में, मछलीपट्टनम और पुदुचेरी में किए। द हेड ऑफ द फ्रेंच कंपनी वॉज जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स, who had the desire to expand the European rule India। और जो फ्रेंच कंपनी का जो हेड था उसका नाम था जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स। उसकी बहुत इच्छा थी, बहुत डिजायर था उसका कि वो भी जो है इंडिया में पूरी तरह से यूरोपियन रूल्स को एक्सपैंड करे, विस्तृत करे वहाँ पे। Thus the French and the British stood in competition against each other to become the strongest European company। तो इस तरह से यूरोप से दो कंपनी उस टाइम पे इंडिया में आ चुकी थी। फर्स्ट कंपनी थी ब्रिटिश थी और सेकंड थी फ्रेंच कंपनी थी। तो दोनों जो थे अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, अपना व्यापार वहाँ पे मजबूत करने के लिए दोनों के बीच में ये कॉम्पिटिशन चल गया कि कौन मतलब यहाँ पे स्टैब्लिश हो सकता है। लेकिन इस कॉम्पिटिशन के थ्रू जो था उसमें कॉन्कर हुआ ब्रिटिशर against each become strongest European company। There were innumerable disputes and battles and finally the British emerged as the winners। Finally Britishers जो होते हैं वो winners के रूप में होते हैं। However the French retained their control
over the trading centers of पुडुचेरी, माहे एंड चंद्रनगर। लेकिन तब भी वैसे तो ब्रिटिशर्स जो है वो विनर्स होते हैं, लेकिन उस टाइम पर भी फ्रेंच जो था उनका कंट्रोल पूरी तरह से पुडुचेरी, माहे और चंद्रनगर पर था। उसके बाद हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक, ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल। किस तरह से बंगाल में ब्रिटिश ट्रेड चल रहा था। द ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड देयर ट्रेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली एंड एस्टैब्लिश्ड पोर्ट इन द ईयर 1651 सेंचुरी। ब्रिटिश ने सबसे पहले जो अपना व्यापार स्टार्ट किया वो कहाँ से किया, हुगली रिवर जो कि बंगाल में है, हुगली रिवर से वहाँ पर उन्होंने अपना फोर्ट, अपना किला स्थापित किया। और वो किला कब स्थापित किया, 1651 सेंचुरी में। द फोर्ट वर garrisoned for their protection of the factory and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against an annual payment। अब इन लोगों ने क्या किया कि उस टाइम पे जो दिल्ली में मुगल एम्परर था वो औरंगजेब था, वहाँ पे उन्होंने अपना फोर्ट एस्टैब्लिश किया, उसके प्रोटेक्शन के, अपनी फैक्ट्रियों के, अपने सेंटर्स के प्रोटेक्शन के लिए। वहाँ पर इन लोगों ने औरंगजेब को इस बात के लिए मना लिया कि वो हर बार जो है टैक्स पे नहीं करेंगे, हर जगह पे टैक्स पे नहीं करेंगे, वो केवल क्या करेंगे, एनुअली पेमेंट कर दिया करेंगे। तो इस तरह से जो था इन लोगों ने औरंगजेब से अपनी बात, टैक्स ना देने के लिए उनसे अपनी बात मनवा ली। By this time the East India Company was in a race to earn more and more money। और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के रेस में लगी हुई थी। एज पर द ऑर्डर पास इन बंगाल, जिस तरह से बंगाल में ऑर्डर पास हुआ था, ओनली द कंपनी अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ टैक्स फ्री ट्रेडिंग। केवल कंपनी को ही सुविधा थी, वो फ्री टैक्स जो है ट्रेडिंग कर सकता है, व्यापार कर सकता है। However, many officers who were engaged in private trade did not pay the taxes as well। और उसी तरह से बहुत सारे ऐसे ऑफिसर जो प्राइवेट व्यापार में इंगेज थे, वहाँ पर सम्मिलित थे, वो लोग भी जो है सही समय से, सही तरीके से टैक्स नहीं देते थे। As a result, the income generated from the tax collection in Bengal reduced। जिसका परिणाम हुआ जो इनकम आता था बंगाल में, मतलब कर वसूली से जो भी इनकम उनका आता था वो घटते चला गया। Which in turn was opposed by the नवाब ऑफ बंगाल, जिसके लिए इस बात की खिलाफत बंगाल के नवाब के थ्रू किया गया। मुर्शिद कुली खान जो था उसके थ्रू, बंगाल का नवाब था वो, उसके थ्रू इस बात का विरोध किया गया। This dispute kept on recurring even during the time of Ali Bardi Khan। After Ali Bardi Khan, his son Sirajuddaulah took charge। इसी तरह से ये उसने अपोजिशन किया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। फिर उसके बाद उसका बेटा आता है, अली बर्दी खान आता है, वो भी ऐसे टाइम पास करके चला था, वो भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाता है। बाद में अली बर्दी खान का बेटा सिराजुद्दौला ने चार्ज संभाला। ही गॉट इन्वॉल्व इनटू अ मेजर बैटल विद द ब्रिटिश। और सिराजुद्दौला जो था वो ब्रिटिशर्स के साथ मेजर बैटल करने में वो इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह से हमने अपना आज का टॉपिक क्लियर किया। इतने टॉपिक आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। इस तरह से आपको होमवर्क जो करने complete all trees maps on page number 4 from your textbook। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 पे कौन से ईयर में किस जगह से कहाँ पे जो था लैंड रूट लोकेशन कैसा था और ओशन रूट लोकेशन क्या था, वो हमारे टेक्स्ट बुक में शो किया गया है। टेक्स्ट बुक से आपको एक न्यू मैप, 3 न्यू मैप्स लेने हैं और उसमें ईयर वाइज जो है ये 3 मैप्स जो है टेक्स्ट बुक से देख करके आपको न्यू मैप्स में इसको राइट डाउन करके आपके नोट में इसको स्टेपल करना है। ओके, थैंक यू।